हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 के मानव एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट है, याद रखिएगा। ये टेस्ट सुदर्शन चक्र 1 से हुआ था, जिसमें सभी मैक्सिमम लोग इसमें 30 में 30 नंबर लाए थे। पहला रैंक यानी कम समय में अधिक प्रश्न करने का सबसे पहले श्रेय जो है अनुराग, उसके बाद गरिमा भारती, अनीता सिंह, भावना वशिष्ठ, इला, संजू पाल, अमित सिंह, विनोद कुमार, शिवा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र, स्नेहलता शर्मा, दुआ, डॉक्टर अरुण कुमार यादव, रमेश यादव, उषा कुमारी, तनिषा जैन, उसके बाद अखिलेश, सीएल गौड़, मीना राय, एपी और भाग्यश्री तिवारी, रजनी शर्मा और श्रेयांशी। इन लोग का नंबर जो है कम समय में है। ठीक है, चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में किस मंत्रालय की एजेंसी है। ध्यान से देंगे, ये जो है यूनिट 4 से और मानव और पर्यावरण से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एजेंसी है। क्या जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी है, क्या गृह मंत्रालय की एजेंसी है, या कह सकते हैं इसको क्या ये पृथ्वी मंत्रालय का है, इसको कह सकते हैं आप गृह मंत्रालय भी। ठीक है, याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री। और तीसरा है पृथ्वी विज्ञान और चौथा है आवास एवं शहरी कार्य। तो आंसर होगा पहला, गृह मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़। ध्यान समझेंगे, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को आप जानेंगे, आपके अंदर एलिमिनेट करने की, खारिज करने की क्षमता विकसित होगी। इसलिए याद रखिएगा, जितना अधिक से अधिक प्रश्न को जाने वो कम है। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया। सामाजिक वन कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत, भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, पर्यावरण सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आसान है, इसमें से देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। चौथा आंसर क्या होगा, सही है, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है। आपको इकोनॉमिक्स में बताया गया था एसडीजी 2। एसडीजी 1 कब चल रहा था, तो 2000 से 2015 तक चला। और 2 कब तक चल रहा है, यानी 2015 से 30 तक जो है एसडीजी 2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत संपोषण विकास का लक्ष्य रखा गया है। यानी वो कब तक चलेगा, ये 2030 तक। आंसर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और बेसल कन्वेंशन। जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आपको आंसर दे देना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1987 मॉन्ट्रियल, कहाँ, कनाडा, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित था। हालिया अध्ययन से पता चला है कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी। निम्न में से कौन सा तर्क इसमें से गलत है। नदी के प्रवाह का क्षीण होना, क्या इस कारण से गंगा नदी भविष्य में और स्वच्छ नहीं होगी, या जल शोधन संयंत्रों की विफलता के कारण, तीसरा जलवायु परिवर्तन के कारण, और चौथा बढ़ा हुआ जल मल के कारण। तो आंसर होगा इसमें से जलवायु परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन एवरेस्ट पर्वत, तीसरा अन्नपूर्णा पर्वत और चौथा धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा एवरेस्ट पर्वत। याद रखिएगा, एवरेस्ट पर्वत के लिए जो है, इसके लिए संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की होगी। आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था। यूएस पहला ऑप्शन है, यूएस और भारत ने, दूसरा फ्रांस और भारत ने, तीसरा स्वीडन और भारत ने, चौथा चीन और भारत ने। तो आंसर होगा फ्रांस और भारत, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना हुआ था, आप सब जानते हैं, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय गुड़गांव में है।
प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में। वर्तमान अभी बैठक 2022 में कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय माथुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, याद रखिएगा। एग्जामिनर अक्सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही उठाते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग। दूसरा, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत की चरणबद्ध रूप में समाप्त करना। तीसरा, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना। चौथा, पूरे विश्व में जीवन की सामाजिक गुणवत्ता की सुरक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी हमने चर्चा किया था, ओजोन संरक्षण, यानी आपका दूसरा आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किस सीमा तक कटौती आवश्यक है। पहला ऑप्शन आवश्यक है कह रहा है 25%, 15%, 10% और 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। पहला आंसर इसका सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो जापान से संबंधित है, याद रखिएगा। क्योटो का संबंध किस देश से है, तो जापान से है। किससे संबंधित है, ओजोन अवक्षय से, खतरनाक अपशिष्ट से, जलवायु परिवर्तन से, नाभिकीय ऊर्जा से। तो याद रखिएगा इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है, भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। उसी तरह पर्यावरण का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी पर्यावरण रत्न पुरस्कार है। और विश्व में सबसे बड़ा पर्यावरण का पुरस्कार कौन सा है, तो टाइलर पुरस्कार है, याद रखिएगा। तो इसमें से बताना है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वनारोपण तथा पड़ती भूमि के संरक्षण में। दूसरा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। तीसरा, वन जीव संरक्षण में। चौथा, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो इसका आंसर होगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। दूसरा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, दूसरा है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, और तीसरा है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, और चौथा है मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण सुरक्षा का आरंभ हुआ था, याद रखिएगा ये अक्सर आ चुका है। विश्व पर्यावरण सुरक्षा रटे रहिएगा कब, क्या 1985 में, 1989 में, 1991 में, 1994 में। तो आंसर हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इधर दिया हुआ है नोकरेक, तो नोकरेक कहाँ है, असम। मानस नोकरेक कहाँ है, मेघालय। मानस कहाँ है, आसाम। ठीक है, सिविलीपाल कहाँ है, उड़ीसा। और अगस्त मलाई कहाँ है, तो केरल। ठीक है, कभी कभी ध्यान कुछ कहीं और रहता है और जो है आवाज कहीं और से निकल जाती है। तो इस हिसाब से मिलाएंगे 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ये वाला आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। जल प्रवाह तंत्र, दूसरा प्राकृतिक घास के मैदान, तीसरा वर्षा वन, चौथा कृषि भूमि। ठीक है, मानव जनित जीवोम कह रहा है, जीवोम मतलब एक विशेष परिस्थिति क्लाइमेट में एक विशेष तरह के जाति का उत्पन्न होना। तो एक ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक एक मानव जनित होता है। तो ये मानव जनित की बात कर रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि कटीले वृक्ष का जीवोम पाया जाता है कहाँ, तो रेगिस्तान में आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो है छोटी पत्तियां होती हैं, आप कह सकते हैं कि चंदन का जीवोम पाया जाता है, तो कहाँ, कर्नाटक क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कह सकते हैं। यानी प्रकृति को जीवोम ही है। जैसे केसर का जीवोम पाया जाएगा तो कहाँ, जम्मू कश्मीर में, वो प्राकृतिक है। लेकिन मानव कोई चीज बना दे, मानव बनाए तो उसे मानव जनित कहते हैं। तो याद रखिएगा मानव जनित जीवों में एक उदाहरण है, आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। मानव बनाता है कृषि भूमि, ये प्रकृति जो है नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, अच्छा ये टेस्ट के विषय में बताना था। जो लोग नए हैं टेस्ट लेना चाहते हैं वो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर हेलो लिख के भेजेंगे, आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक को इंस्टॉल करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप चाहें तो टेस्ट को ले सकते हैं। इस टेस्ट की वैलिडिटी ये जो है यूपीएचएससी 51 तक रहेगी। ये मात्र इसमें 999 में
आपको जो है ये इसका रेट तो 1999 था, एग्जाम की वजह से 999 रखा गया। ये इसमें टेस्ट सीरीज है, लेकिन इसके साथ फ्री क्या रहेगा, ये फ्री विथ टेस्ट लिया हुआ है, याद रखिएगा। पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट, ग्रुप वाइज टेस्ट, सालवर्ड पेपर और 6 यूनिट वाइज टेस्ट और टेस्ट वेल्टी एग्जाम तक पर डे इसमें जो है टेस्ट होता है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका ऐसे ही वीडियो मिलता रहे आपको सबसे पहले नई वीडियो, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। और कोई भी सूचना संबंधित जानकारी आपको अगर लेना, कोई भी यूपीएससी एग्जाम संबंधी जानकारी आपको लेना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में दिया है आप चाहें तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? मानव एवं जैव मंडल, यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, आईएमएफ द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा। तो इसका आंसर होगा यूनेस्को द्वारा। दूसरा आंसर क्या होगा? सही होगा। अगर जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं उस दौरान आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नाइट्रोजन क्या परसेंट? 78%, ऑक्सीजन 21% और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड 0.0379%। याद रखिएगा। तो ये तो सबसे अधिक कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया। पौधे का प्रोटीन का काम कौन सा करता है? तो नाइट्रोजन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? अभी हमने बताया जीवोम नहीं है। रेगिस्तान, घास का तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। याद रखिए, ये तो इसमें सभी आ जाएंगे। जैसे रेगिस्तान में खास तौर के जीव जंतु पाए जाएंगे, वनस्पतियां पाई जाएंगी। घास के स्थल में भी खास तरह के पाए जाएंगे। टुंड्रा मतलब ठंडे प्रदेशों में भी उस तरह के पाए जाएंगे। और ये पारिस्थितिकी तंत्र तो किसी का भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा? जो है इकोसिस्टम हो जाएगा। तीसरा आंसर इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है क्या आंसर होगा इसका। सबसे पहले लिखा है एल्टन द्वारा, दूसरा है बेनेट द्वारा, तीसरा है बर्कले द्वारा और चौथा है रेटिजेल द्वारा। तो आंसर होगा बेनेट द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो याद रखिएगा व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। आपको मालूम है सीधी सी बात, यानी फोटोसिंथेसिस इसी से करते हैं पौधे, यानी सौर ऊर्जा से। 21 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबड़। यानी कह रहा है कि कौन सा पर्यावरण में ये बहुत इजली जो है गिर जाएगा। तो कौन सा घुलेगा इसमें? रबड़ आराम से जो है इसमें चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, दूसरा ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, तीसरा अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, चौथा कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना। तो याद रखिएगा आंसर होगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल क्षरण करती है। आप जानते होंगे मथुरा तेल रिफाइनरी से जो है सबसे अधिक जो है आइए आप कह सकते हैं कि कल कारखानों से आप देखेंगे सल्फर डाई अधिक निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रेकिंग गैस कहा जाता है क्योंकि ये पीली लौ के साथ जलता है। जिस पत्थर पे, जिस मूर्ति पर, जिस धरोहर पे ये गिरे उसे क्या करता है? क्रेक कर देता है और उसका रंग पीला कर देता है। यूँ समझ लीजिए मानो जैसे जैसे कैंसर होता है वैसे ही धरोहर के लिए सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक होता है। इसलिए इसे जो क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ताजमहल का पीला रंग होने का प्रमुख कारण, आंसर लगाएंगे आप SO2 लगाइएगा। नेक्स्ट है मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुआ? सीसा, पारद, फ्लोराइड, DDT। यानी जापान में फैक्ट्रियों ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा निकल रहा था मरकरी उसको जल में प्रभावित कर दिया और जल में प्रभावित करने के बाद जब वो मछलियों के अंदर गया पेट में, मछली को मानव खाया, उसे एक रोग हुआ। उस रोग का नाम था मिनीमाता। यानी वो जो है किसके कारण? तो मरकरी के कारण, यानी पारद के कारण हुआ। ठीक है, इसको मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के रूप में
प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सबसे आसान प्रश्न है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? पहला कोयला के रूप में, दूसरा परमाणु के रूप में, तीसरा पेट्रोल के रूप में, चौथा सौर के रूप में। तो आंसर हो जाएगा सौर के रूप में जो है, याद रखिएगा, प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। तो याद रखिएगा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट विमानों से होती है। तो आंसर क्या होगा? जेट विमान, यानी कि ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। और डॉप्सन किसकी होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डॉप्सन इकाई किसकी होती है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग, यहाँ प्लग कर दीजिएगा। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग में ये प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए असंभाव्य जोखिम है। निम्न में से कौन सा विकास इसे सही वर्णित करता है? पहला, ये वजन में हल्की होती हैं तथा उड़ते हुए उपद्रव न्यूसेंस करती हैं। चौथा, इनके उत्पादन में विषाक्त रसायनों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, ये ताप के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। नेक्स्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो यही आंसर आपका सही है, चौथा आंसर आपका इसमें से। ठीक है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? आर्सेनिक आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जल प्रदूषण कहाँ है, आंसर लगाइएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण से वहाँ बोन डिजीज या हड्डी रोग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। दूसरा, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। तीसरा है, शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही है, यानी कह सकते हैं वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो है वायुमंडल तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका के ऊपर और भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। याद रखिएगा नीचे वाले को अंटार्कटिका कहते हैं, ऊपर वाले को आर्कटिक कहते हैं। तो अंटार्कटिका से सबसे पहले देखा गया क्या? ओजोन छिद्र। और इसीलिए जो है 16 तारीख को साफ साफ दिखता है दक्षिण अफ्रीका से और अंटार्कटिका से, इसीलिए 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। वीडियो कैसा लगे फीडबैक जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।